नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। कल हमने इंडियन पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट के बारे में एक वीडियो देखा था, जिसमें हमने प्रेसिडेंट से जुड़ी इम्पोर्टेंट बातों को जाना था, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज उसके आगे हम बात करेंगे यूनियन में और जो पार्ट्स होते हैं प्रेसिडेंट के अलावा, उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट के बाद जो आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। या जो वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ही राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। आर्टिकल 64 में ये बात मेंशन है। और ये जो चेयरमैन होगा ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के बराबर ही होगा। एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर किसी भी रीज़न से वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की तरह काम करना पड़े तो वो केवल 6 महीनों के लिए ही, अधिकतम सीमा जो है वो 6 महीने के लिए ही ऐसा कर सकता है। उसके बाद इलेक्शन होना मस्ट है। वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इज इन एब्सेंस, इलनेस, रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड अदरवाइज। यानी कि इन सब रीजन से अगर प्रेसिडेंट की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट को काम करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। सिटीज़न ऑफ इंडिया यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। अबव एज ऑफ 35 ईयर्स यानी 35 या उससे ऊपर का होना चाहिए। मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो क्वालिफ़िकेशन भी उनके पास होनी चाहिए। शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए वर्तमान में, जब वो वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। While acting as president, he does not perform the duties of chairman of Rajya Sabha. During that time, those duties are performed by डिप्टी चेयरमैन। यानी कि जब किसी भी रीज़न से वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ रही है तो उस पीरियड में वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी नहीं परफॉर्म करेंगे। तो उस केस में राज्यसभा के चेयरमैन का काम कौन संभालेगा? तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन उस काम को संभालेगा। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसमें इम्पॉर्टेंट जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। तो बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा हो या राज्यसभा, नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो। नॉमिनेटेड हमने कल बात करी थी कल के वीडियो में कि जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, दोनों लोकसभा के या राज्यसभा के मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, उसमें अपना वोट देते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट असेंबलीज़ के भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं। ओथ इज़ एडमिनिस्टर्ड टू वाइस प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आर्टिकल 69 में ये मेंशन है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अब तक के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रहे हैं, वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। दो वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जो दो दो टर्म के लिए रहे हैं, यानी 10-10 साल के लिए रहे हैं। तो ये दोनों लॉन्गेस्ट सर्विंग हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बाद नेक्स्ट जो यूनियन का पार्ट है वो है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डी फैक्टो। कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी जब प्रेसिडेंट के बारे में बात करी थी। प्रेसिडेंट को बोलते हैं डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव और प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं डी फैक्टो, यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यानी कि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर जनरली बिलोंग्स टू लोकसभा। नॉर्मली जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन अभी तक 3 ऐसे मेंबर जो हैं प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जो कि लोकसभा से नहीं बल्कि राज्यसभा से थे। वो कौन है? वो हैं इंदिरा गांधी जी, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे, जबकि लोकसभा के नहीं थे। ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है?
वो प्रेसिडेंट दिलवाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट बना था, जो कि जून 1977 के बाद से उसका नाम हो गया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। यानी जो हम पीएमओ बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में नहीं था, उसका नाम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट था। जून 1977 के बाद उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम दिया गया। इसके अलावा एक अलग बात जानते हैं कि 6 ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर रहने के बाद प्राइम मिनिस्टर बने। वो कौन कौन से हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मोरारजी देसाई, जो कि बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। सेकंड नंबर पर चरण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। वीपी सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव, ये पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। एचडी देवेगौड़ा, ये पहले कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। और सबसे लास्ट में नरेंद्र मोदी जी, पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में हैं। इसके बाद जो यूनियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 74, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, यानी कि प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। आर्टिकल 75 क्या कहता है। आर्टिकल 75 कहता है प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। अब प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, इसका ये मतलब नहीं कि जिसको प्रेसिडेंट चाहे उसको अपॉइंट कर सकते हैं। जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी इलेक्शन के बाद, उनका जो लीडर होगा उनको ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़े। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर शामिल है, इंक्लूडिंग पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मिलाते हुए, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उससे 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इस बात को ऐड किया गया है कि आपका जो भी मंत्रिमंडल होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा प्राइम मिनिस्टर को मिला के, वो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। आर्टिकल 78 आता है। 78 क्या कहता है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन। यानी यूनियन का जो भी काम काज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, वो उसकी जानकारी प्रेसिडेंट तक कौन पहुँचाता है, प्राइम मिनिस्टर पहुँचाता है। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 88 आता है। 88 क्या कहता है। एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस। यानी कि जो भी मिनिस्टर हैं वो लोकसभा की या राज्यसभा की मीटिंग्स में पार्ट ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिस्टर ऑफ वन हाउस कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन ईदर हाउस बट कैन वोट इन सच हाउस इन विच इज़ अ मेंबर। इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। अक्सर स्टेटमेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। 3 या 4 स्टेटमेंट्स एक साथ दिए जाएंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शंस में पूछा जाता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है या सारे करेक्ट हैं। तो जब तक इन पॉइंट्स की आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप सही से आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे। मिनिस्टर ऑफ वन हाउस कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन ईदर हाउस बट कैन वोट इन सच हाउस इन विच ही इज़ अ मेंबर। यानी मिनिस्टर अगर है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी बैठ सकता है, किसी की भी प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, वहाँ पर बोल सकता है, लेकिन वो वोट उसी हाउस में कर सकता है जिसका वो मेंबर है। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन वोट केवल राज्यसभा में करेगा। इसी तरह अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो वोट की पावर उसको केवल लोकसभा के मेंबर रहते हुए होगी, बाकी वो राज्यसभा की मीटिंग्स में भी पार्ट ले सकता है। Generally, ministers are from either house of parliament, but if he is not a member of parliament, he must become a member in 6 months. जनरली क्या होता है कि मिनिस्टर्स अगर बनते हैं तो या तो वो राज्यसभा से होते हैं या लोकसभा से होते हैं। लेकिन अगर किसी स्पेशल केस में किसी ऐसे व्यक्ति को
मिनिस्टर बनाया गया है जो कि ना कि राज्यसभा का मेंबर है ना ही लोकसभा का मेंबर है, तो उसके पास 6 महीने का समय होता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना अनिवार्य है। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्ड कैबिनेट वॉज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। यानी कैबिनेट वर्ड जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तब उसमें नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया आर्टिकल 352 में कि बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और 352 में क्या मेंशन है? 352 में ये मेंशन है कि जब तक यूनियन कैबिनेट रिटर्न में प्रेसिडेंट को नहीं देती है तब तक प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर बनाया गया है वीडियो जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।